सभ्यता के स्तर चल रहे हैं और हम स्तर पढ़ रहे हैं जो भारत में है। पाकिस्तान में पूरे पढ़ लिए, भारत के मुख्य पढ़ लिए, रंगपुर तक पढ़ लिया, रंगपुर लिख लिया, रोपड़ लिख लिया। आज कितना है? चलो लिखो बनवाली, रंगपुर लिख लिया ना। अब आज लिखो बनवाली। देखो पहले तो ये बनवाली का है जी, रोपड़ बाद में हटा देंगे, इसके बाद में रोपड़ ही है। बनवाली कहाँ है? कोई बताएगा? बनवाली सभ्यता स्थल बनवाली है, बनवाली है सर। बनवाली बनवाली है यूपी। देखो बनवाली है पंजाब, हिसार नामक जिला हरियाणा, और ये है हरियाणा, हमारा पड़ोसी राज्य हरियाणा। हरियाणा के हिसार नामक जिले में ये बनवाली है। अब बनवाली की खोज किसने की थी? बनवाली की खोज 1974 ईस्वी में, बनवाली की खोज 1974 ईस्वी में R.S. बिष्ट ने की है। बनवाली कहाँ है? हरियाणा के हिसार जिले में खोज हुई थी इसकी 1974 में R.S. बिष्ट के द्वारा। अब यहाँ पर सबसे क्या मिला है? एक तो देखिए यहाँ पर बड़े ग्रहों की प्राप्ति हुई है। बड़े ग्रहों की प्राप्ति मतलब क्या है? बड़े ग्रहों की प्राप्ति का मतलब जो मकान थे वो बड़े बड़े थे। शहरों में होता ना बड़े बड़े घर, वैसे बड़े ग्रहों की प्राप्ति हुई है और इन सब में आधुनिक सुख सुविधाएं भी थी। आधुनिक सुख सुविधाएं, अब देखिए आधुनिक सुख सुविधा में क्या है? यहाँ पर वाश बेसिन मिला है। हाथ धोने वाला होता है वाश बेसिन, एक नंबर मिला है यहाँ पर वाश बेसिन। आपका क्या है? वाश बेसिन। अब देख लो थे नगरीय सभ्यता थी या नहीं थी? हमारे तो अभी तक ज्यादातर घरों में ये वाश बेसिन नहीं है, लेकिन बनवाली में कुछ टाइम बड़े बड़े घर थे, उनमें आधुनिक सुख सुविधाएं और हाथ धोने के लिए, स्वच्छता के लिए वाश बेसिन। नालियां तो पक्की थी, लेकिन लकड़ी की नालियां कहाँ पर मिली थी? बताओ आप, लकड़ी की नालियां कहाँ पर मिली थी? लकड़ी की नालियां केवल और केवल कालीगंगा से प्राप्त होती है। और ये जो ये सुविधाएं मिलने के कारण इसे अमीरों का शहर या समर्थों का शहर कहा जाता था। तो मटकों का शहर किसे कहते थे? वो बताइएगा, मटकों का शहर किसे कहते थे? मुर्दों का टीला किसे कहते थे? मटकों का जब शहर आ जाए, शहर आ जाए तो लोथल, और टीला आ जाए तो बंदोबस्त। और अमीरों का शहर या समृद्धों का शहर, जहाँ पर समृद्ध लोग रहते थे या अमीर लोग रहते थे, तो वो थे बनवाली। वाश बेसिन कहाँ से प्राप्त हुआ है? बनवाली से। आधुनिक सुविधा युक्त बड़े घरों की प्राप्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? बनवाली से। बनवाली कहाँ है? हिसार हरियाणा में, और इसकी खोज की गई थी 1974 ईस्वी में R.S. बिष्ट के द्वारा। तो लिखो अगला डालो बनवाली। बनवाली और इसमें लिखो बनवाली, आगे लिखो हिसार हरियाणा। आपकी क्वेश्चन आ सकता है बनवाली सभ्यता स्थल कहाँ है? तो हिसार हरियाणा में है। इसकी खोज 1974 ईस्वी में किसके द्वारा? बिष्ट के द्वारा। क्या प्राप्त हुए? बड़े घर प्राप्त हुए जिनमें आधुनिक सुख सुविधाएं हैं, और एक वाश बेसिन भी मिला है जिसमें लोग स्वच्छता का ध्यान रखते हुए हाथ धोते थे। चलो लिखो बनवाली लिख लिया।
इसकी खोज 1974 ईस्वी में, इसकी खोज 1974 ईस्वी में R.S. विस्ट के द्वारा की गई। R.S. विस्ट के द्वारा की गई। R.S. विस्ट के द्वारा की गई। अगली नीचे वाली लाइन में लिखो, बनवाली सभ्यता स्थल से, बनवाली सभ्यता स्थल से बड़े घरों की प्राप्ति हुई है। बनवाली सभ्यता स्थल से बड़े घरों की प्राप्ति हुई है, जो आधुनिक सुख सुविधा युक्त, जो आधुनिक सुख सुविधा युक्त घर थे। आधुनिक सुख सुविधा युक्त घर थे। अगली लाइन में लिखो, आधुनिक सुख सुविधा युक्त घर थे। बनवाली से एक वाश बेसिन प्राप्त हुआ है। वाश बेसिन को क्या कहते हैं? वो दामन पात्र। हिंदी में इसका अर्थ है दामन पात्र। हम देखो इंग्लिश बोलते हैं और आप कहते हो इंग्लिश नहीं आती, एक ऐसे शब्द है नहीं तो दामन पात्र। अब कोई तो वाश बेसिन है वो भरदार क्यों तो दामन पात्र में हाथ साफ करो, हाथ साफ करो तो फिर का सोचला दाम में तो दामन पात्र कहते हैं वाश बेसिन को। लिखो अगली लाइन लिखो, इसी कारण बनवाली को समृद्धों का शहर या अमीरों का शहर कहा जाता है। समृद्धों का शहर या अमीरों का शहर कहा जाता है। अब मुझे बताओ, जो एक नोटिस बोर्ड कहां से प्राप्त हुआ था? नोटिस बोर्ड कहां से प्राप्त हुआ? इस सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? शाबाश, देखो किसका, इसे कहते हैं स्मार्ट स्टडी हैं। सर पढ़ रहे हैं सर, ध्यान है। अब देखो अगला हम पढ़ते हैं रोपड़। इसीलिए तो मैं चाह रहा हूँ कि आप पूरी तैयारी करिए और जब आपके टेस्ट ले तो आपके किसी के भी नंबर 50 में से कम 47, 48, 49 आए। देखिए रोपड़, पहले तो मुझे बताइए रोपड़ हमने पढ़ा था। तो सर हाँ बताओ। स्वतंत्रता के बाद मुझे जाने वाला पर्सन इसका है। स्वतंत्रता के बाद रोपड़, देखिए पहले तो रोपड़ है पंजाब में। कहाँ है? पंजाब में। स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले इस स्थल की खोज की गई थी भारत में। केवल 2 स्थल शेष रह गए थे। कौन कौन से? नाम बताओ, कोई बताएगा? नाम, नदी और जगह बता दीजिए। नाम मैं पूछूंगा, ठीक बिल्कुल साफ बताओ। आप सुनिए, देखिए कोटला, नीमखाम और रंगपुर 2 स्थल शेष रहे थे भारत में। मालवा नदी के किनारे हैं। फिर सन 1953 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले स्थल की खोज की गई। कब की गई? 1953 में। किसके
किसके द्वारा की गई? यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा। किस स्थल की खोज की गई? रोपड़ की। और कहाँ है रोपड़? पंजाब में। अब देखो इसमें क्या क्या मिला है हमें। यहाँ पर मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाया जाता था। मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाया जाता था। अब मुझे बताओ आप, आवाज नहीं, मुझे बताओ आप, मानव के साथ कुत्ते को दफनाया जाता था, इसका हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं? आप बताओ। आपकी क्वेश्चन ऐसे आ जाए, रोपड़ में मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं, इसका क्या अर्थ है? अब बोल बताओ, आप दिमाग बताओ, इस पर लगाओ, बताओ। रोपड़ में मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाया जाता था या दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इसका क्या अर्थ है? बताओ आप। सर वो पशु प्रेमी थे। एक तो है कि मानव क्या दोनों में संबंध था, मतलब ये प्रेमी थे। और इसका अर्थ यह है कि उस टाइम कुत्ते का भी पालन किया जाता था, यानी कुत्ता एक पालतू जानवर था जो वर्तमान में भी है ना? वर्तमान में कुत्ता सबसे वफादार माना जाता है। तो लिखो लिखो रोपड़, और रोपड़ है पंजाब में, रोपड़, और इसमें लिखो पंजाब में। इसके नीचे वाली लाइन में लिखो स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद इसमें लिखा देंगे, स्वतंत्रता के बाद भारत में खोजा जाने वाला यह प्रथम स्थल है। स्वतंत्रता के बाद भारत में खोजा जाने वाला यह प्रथम स्थल है। अगली लाइन में लिखो, इसकी खोज 1953 ईस्वी में, इसकी खोज 1953 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा की गई। यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा की गई। अगली लाइन में लिखो, रोपड़ से एक समाधि मिली है। रोपड़ से एक समाधि मिली है जिसमें मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस आधार पर हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि रोपड़वासियों का पालतू जानवर कुत्ता भी था, जिसे सबसे वफादार जानवर कहा जाता है। इसे सबसे वफादार जानवर कहा जाता है। लेकिन इस तरह के साक्ष्य जम्मू कश्मीर से भी प्राप्त हुए थे। गुर्जरों वहां से भी कुत्ते के व्यक्ति मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया था। अब आप अगला नाम लिखो, छोटे छोटे पॉइंट ही है सर
सर मतलब है दफनाने कार्य मुझको भी करते थे या फिर दोनों ने एक साथ ही रखना था। एक साथ ही। तो सर वहाँ पर महिला ने तो माटी की मार रखना था। तो जैसे सती है तो सती होती थी पहले, तो उनको जिंदा ही सती होना पड़ता था। तो क्या इंसान सती महिलाएं सती होती थी अपने पति के मौत पर या पति के शहीद होने पर, तो उसे जिंदा ही। तो इसमें यही होगा कि शायद जिंदा से सत्य हो। मेरे हिसाब से ऐसे होगी मतलब जैसे इंसान को दफना से वैसे कुत्तों को भी दफना करते हैं। एक जगह कहीं पर तो मिला कि मतलब कोई महिला हो या पुरुष हो, उसका कंकाल और उसके पास उसके बर्तन या गहने मिले। कहीं मिले हैं जो गहने हैं उनकी जगह वो कुत्ता लेटा हुआ, कुत्ते के जो कंकाल मिले हैं, लेकिन उसी के साथ ही दफनाया जाता है। मालिक करते हैं। हाँ, मालिक जो कुत्ते का मालिक होता था उसके। अब देखो आप अगला राखी गढ़ी। राखी गढ़ी, राखी गढ़ी। देखो राखी गढ़ी की खोज राखी गढ़ी की खोज सन 1963 में। राखी गढ़ी की खोज सन 1963 में रफीक मुगल द्वारा की गई। रफीक सर राखी गढ़ी ये भी राखी गढ़ी है, हरियाणा में है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी हरियाणा में है। सन 1963 में राखी गढ़ी की खोज 1963 में रफीक मुगल के द्वारा की गई। हाँ, मुगल, ये हरियाणा में है। लिखो इसके नीचे की लाइन में राखी गढ़ी स्थल। राखी गढ़ी स्थल धोलावीरा के बाद। राखी गढ़ी स्थल धोलावीरा के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है और सिंधु सभ्यता का। राखी गढ़ी स्थल धोलावीरा के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्थल है और सिंधु सभ्यता का 5वां बड़ा स्थल है। आपको ये तो लिखा दिया नहीं सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी स्थलों का घटते क्रम में और भारत का घटते क्रम में गढ़वाल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, राखी गढ़ी, फिर कालीबंगा। अब लिखो आप आगे कुणाल हरियाणा। ये ज्यादा मोस्ट नहीं है लेकिन इसकी कुछ विशेषताएं जो वो लिखनी है केवल। कुणाल हरियाणा। इसके आगे लिखो यहां से एक चांदी का मुकुट प्राप्त हुआ है। कुणाल हरियाणा से क्या हुआ है? चांदी का मुकुट प्राप्त हुआ है, जिस आधार पर ये कह सकते हैं कि उस टाइम कहीं कहीं राजतंत्रात्मक व्यवस्था भी थी, शासन व्यवस्था भी थी। चांदी का मुकुट। चांदी का मुकुट कहां से प्राप्त हुआ है? कुणाल हरियाणा से। खोज का ये रहने दिए नहीं, जरूरी नहीं है। इसमें बस ये कंपटीशन में आता है ज्यादातर। एक को सोलतु हुई, वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से हाँ ये है अफगानिस्तान। यहाँ से नहरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नहरों के साक्ष्य
स्वर्ग हुई नहरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। राणा लिखो आगे अगला स्थल राणा गुड़ई। राणा गुड़ई ये भी अफगानिस्तान में सर नहीं दिखाई दे रहा ना बुढ़े हमको, 3 ही दिखाई दे। मोस्ट 3 है वो। हाँ 3 ही बताया था आपने, दनेरी सोदगुई राणा सातसुद गुड़ई और ये है यहाँ पर घोड़े का जबड़ा प्राप्त हुआ है। घोड़े का जबड़ा राणा गुड़ई से। घोड़े का जबड़ा। हाँ अफगानिस्तान लिखे अफगानिस्तान में ये मैंने तो 3 ही इसका डेमा को जो दलेरी नाम है ना उसका ही नाम राणा गुड़ई है। डेमाबाद ये कहाँ है? डेमाबाद तो सर यूपी में था और नदी नहीं महाराष्ट्र में और नदी किसी है महाराष्ट्र में परवरा नदी जो गोदावरी की सहायक नदी है। यहाँ से कांस्य के रथ की प्राप्ति हुई है। लिखा हाँ यहाँ से कांस्य के रथ की प्राप्ति हुई है। और एक और विशेष बस सबसे उत्तरी बिंदु वो तो लिखा गया वो पूरा सबसे दक्षिणी इसी के नीचे और लिख लो। यह है भारत का, सबसे दक्षिणी बिंदु यह है भारत का, यह है सिंधु सभ्यता का, यह है सिंधु सभ्यता का, यह है सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी बिंदु माना गया है। यह है सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी बिंदु माना गया है। लिखो आगे बालाथल। अब बताऊं कि बालाथल कहाँ है? बालाथल पंजाब बालाथल राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। उदयपुर राजस्थान। बालाथल राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है और यहाँ से 11 कमरों का एक भवन प्राप्त हुआ है। 11 कमरों का एक भवन प्राप्त हुआ है। मकान था इसमें 11 कमरे मिले। तो ये इस तरह हमारे प्रमुख मुख्य स्थल है। आपके ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा, कालीबंगा, सुरकोटड़ा, इन 4-5 में से ज्यादा पूछे जाएंगे। ज्यादातर आगे जो विशेषताएं हैं, इन विशेषताएं सिंधु सभ्यता की विशेषताएं हैं या सिंधु सभ्यता के बारे में विस्तार से वर्णन हो, तब आपको सिंधु सभ्यता का कालक्रम क्या था, सिंधु सभ्यता का उत्थान कैसे हुआ, उसका पतन कैसे हुआ, उसके इन स्थलों के छोटे छोटे रूप में नाम लिखिए। वो 20 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा उसमें यही आएगा कि सिंधु सभ्यता का सविस्तार वर्णन करो। तो पूरी सिंधु सभ्यता को लिखनी है। आ गया समझ में? रोपड़ कहाँ है? पंजाब में। क्या बात? इसकी खोज कब की गई? ये क्यों प्रसिद्ध है? सबसे पहला इसका इसमें सर क्या मिला हमें? मानव के साथ उसके को दफनाया गया है। राखी गढ़ी भारत का कौन सा बड़ा स्थल है? दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। तो भारत का पहला कौन सा है? धौलावीरा है। चांदी का मुकुट कहाँ से प्राप्त हुआ है? कुणाल हरियाणा से प्राप्त हुआ है। कांस्य का रथ कहाँ से प्राप्त हुआ है? देवाबाद से। तो
11 कमरों का एक भवन कहाँ से प्राप्त हुआ है? आलाधन उदयपुर से। घोड़े का जबड़ा कहाँ से प्राप्त हुआ है? शाबाश। ये बोले मैं कुछ बात है एक को बता रहा है। बताओ आप। पहले हमने पढ़ा मोहनजोदड़ो। पढ़ा मोहनजोदड़ो एक रिवीजन मार्कर के साथ मोहनजोदड़ो हमने पढ़ा। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी द्वारा 1922 में। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। ये रोपड़ किस नदी के किनारे है? ये रोपड़ किस नदी के किनारे है? बताया था। आपके लिखा हुआ जरूर मिल जाएगा कि रोपड़ कहाँ है। रोपड़ सतलज नदी के किनारे है। हाँ लिखा हुआ है। ये पढ़ाया था कि ये दो तो शेष रह गए थे और स्वतंत्रता के बाद ये पहला स्थान जो रोपड़ है और ये सतलज नदी के किनारे है। अभी तो नहीं लिखा ठीक है। हमें मोहनजोदड़ो से सबसे बड़ी संरचना क्या प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी संरचना क्या है? विशाल मोहनजोदड़ो की विशाल संरचना तो है जो अन्नानागार है, धान्यागार है वो है, लेकिन वहाँ की सबसे प्रसिद्ध या प्रमुख जो संरचना है वो है बृहत स्नानागार, क्योंकि ऐसी संरचना वापिस पूरे सिंधु सभ्यता में नहीं मिली है। हड़प्पा की सबसे बड़ी संरचना क्या है? हड़प्पा स्थल की सबसे बड़ी संरचना क्या है? अन्नानागार। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ी संरचना क्या है? सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी संरचना है लोथल का गोदीवाड़ा। 2 नंबर पर है हड़प्पा के अन्नानागार। सबसे ज्यादा मुहरे कहाँ से प्राप्त हुई है? लेकिन अलंकृत मुहरे कहाँ से प्राप्त हुई है? हड़प्पा से। चलो बढ़िया है, कुछ तो याद है आपको, बहुत कुछ याद है। मुझे बताओ कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा है? बताओ कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने बोला है? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी। तो फिर ये 2 राजधानियां कौन सी थी? भाई तीसरी राजधानी तो कालीबंगा को दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। लेकिन पहली और दूसरी राजधानी फिर कौन थी जो हम ज्यादातर काम में लेते हैं नाम? हड़प्पा मोहनजोदड़ो, हड़प्पा मोहनजोदड़ो। तो लिखो, एक लाइन लिखो आप, नाम लिखो आप। ये नाम लिखा था ये दिन आपने? आगे क्या नाम है? पिगट। स्टुअर्ट पिगट ने, लिखो इसमें आगे, स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को, स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है। स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानियां कहा है। तो जुड़वा तो हो गई वो, और तीसरी राजधानी हो गई कालीबंगा, और ये किसने कहा है? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा है। जुड़वा राजधानी कहा है।
अब लिखो आप सिंधु सभ्यता का धर्म। सिंधु सभ्यता का धर्म क्या है? आ रही है सभ्यता समझ में? काफी कुछ याद है आपको? चलो बढ़िया है, याद है। कभी भी एग्जाम हो सकता है आपके, टेस्ट तो मैं किसी भी दिन ले लूंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस आप अपनी तैयारी जारी रखिए और बेस्ट से बेस्ट देना है आपको। 50 नंबर का अगर पेपर हो तो आपके कम से कम 45 नंबर तो आने जरूरी है। देखो सिंधु सभ्यता का धर्म, सिंधु सभ्यता का धर्म क्या है? देखो सर वहाँ से एक मूर्ति मिलती शिव की, मतलब वो हाँ, शिव की मूर्ति मिलती है जिसे आज शिव कहा गया। आज शिव। नटराज की मूर्ति मिलती जिसके है। एक तरफ वो दो हाँ, माता देवी। क्या नाम बता दिया? एक स्त्री के पेट में से उगता हुआ पौधा तो प्रकृति पूजा है। सिंधु सभ्यता में कुछ ताबीज भी मिले हैं, तो ताबीज का अर्थ क्या होता है कि सिंधुवासी जादू टोने में विश्वास करते थे। तो लिखो आप इसमें सिंधु सभ्यता का धर्म, लिखो इसमें सिंधु सभ्यतावासी किसी अविश्वसनीय शक्ति व अनिष्ट की आशंका से बचने के लिए प्रकृति की पूजा प्रारंभ की। प्रकृति की पूजा प्रारंभ की, यानी प्रकृति की पूजा उन्होंने प्रारंभ की। जहाँ अपना सोचा में तो भाई बरसात हुई तो बरसात का देवता है, धरती देवता है, अग्नि देवता है, सूर्य देवता। इस कारण से समाज में अंधविश्वास बढ़ा और पुरोहित वर्ग का उदय हुआ। यदि सिंधुवासियों को अनिष्ट कोई गलत होने की आशंका थी और उसी आशंका के चलते उन्होंने प्रकृति की पूजा प्रारंभ कर दी और उनकी प्रकृति को पूजा प्रारंभ में तो अंधविश्वास बढ़ा। जैसे उन्होंने जादू टोनों का सहारा लिया, यज्ञों का सहारा लिया, पुरोहित वर्ग का उदय हुआ। तो जब उनकी इन अंधविश्वासों को ये देख और एक नया वर्ग आ गया और वो था पुरोहित वर्ग, जो ये चीजें संपन्न करवाता था। ये आपका कोई कहने तो भाई समस्या होगी जिनका हवन कर दियो, हवन करावा इकट्ठा अपन कोई नहीं जाना पड़े तो घर बैठे कुछ हवन करते हो सके भी है। ये प्रकृति की पूजा प्रारंभ की अन कोई चीज गलत हुआ को अन डर बैठे जो अंधविश्वास बढ़े और अंधविश्वास बढ़े ये न्यू वर्ग उत्पन्न हो और वो ये चीजा को कार्यक्रम संपन्न करावा होगा। देखो मेके ने एक इतिहासकार है मेके ने इस सभ्यता की शासन व्यवस्था पुरोहित वर्ग के हाथ में बताई है। शासन व्यवस्था पुरोहित वर्ग
मेके इतिहासकार है, उसने कहा है कि सिंधु सभ्यता की शासन व्यवस्था पुरोहित वर्ग के हाथ में थी। अब देखो हड़प्पा सभ्यता से या सिंधु सभ्यता से वहाँ पे सिंधु मैंने सभ्यता वो मेसोपोटामिया सभ्यता उसमें अंतर करते थे तो व्यापारी वर्ग होता था। वहाँ पर व्यापारी बोला था आपने समझ लो आधार याद है कि आपने भारत कृषि प्रधान देश है, केवल आपका भारत कृषि प्रधान देश है तो इसका मतलब ये थोड़े भारत में किसान बटे शासक वाले, मतलब बटा की अर्थव्यवस्था इनमें वह व्यापारियों ज्यादा चलती, लेकिन क्रिया जब कोई काम हुई कार्यक्रम कोई हुआ धर्म संबंधित वे पुरोहित कर रहा और पुरोहित खत्म करता तो मेके के रे मेके का विचार है के बटा की शासन व्यवस्था पुरोहित वर्ग का हाथ में भी जनता पुरोहित वर्ग के तजीन चाले। लिखो हड़प्पा में नृत्य रथ युवक की प्राप्त मूर्ति प्राप्त हुई है। हाँ नटराज की मूर्ति प्राप्त हुई है ना। हाँ सर वे थे नृत्य करते हुए युवक की मूर्ति प्राप्त हुई है। वो नर्तकी की हुई थे एक नटराज की और नर्तकी न्यारी है जिसका संबंध मार्शल ने हड़प्पा से एक नृत्य करते हुए युवक की प्राप्ति हुई है। नर्तकी भी हुई थी लेकिन नृत्य करते हुए युवक की प्राप्ति युवक की मूर्ति प्राप्त हुई है जिसे मार्शल ने नटराज कहा है, जिसे मार्शल ने नटराज कहा है। हड़प्पावासी अगली लाइन में लिखो हड़प्पावासी संभवतः लिंग की पूजा करते थे। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता से एक योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है, एक योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है जिसे मार्शल ने आदि शिव कहा है, जिसे मार्शल ने आदि शिव कहा है। वो इसी के सिक्के को इतने मोहर सर ये मोहर पे प्राप्त हुई थी सिक्के पे। हाँ सिक्का दो तरफ एक हाथी फिर माने हाथी गेंडा बाघ एक तरफ हाथी और शेर था बाघ और एक तरफ गेंडा और वो भैंसा जैसा इस कारण से ओके वो आठ सीख लिखो आगे एक मुहर पर अगली लाइन लिखो एक मुहर पर नारी के पीछे हसिया लिए हुए पुरुष का चित्र मिला है। हसिया यानी दांतली ये दांती के वहां पर हसिया लिए हुए पुरुष का चित्र मिला है जिससे यह दर्शाता है कि हड़प्पा सभ्यता में या सिंधु सभ्यता में मानव बलि भी प्रचलन में थी। मानव बलि भी प्रचलित थी। लिखो हड़प्पा से
नाग पूजा व स्वास्तिक स्वास्तिक के भी साक्ष्य मिले हैं। सत्य के साक्ष्य स्वास्तिक के साक्ष्य मिले। नाग पूजा व स्वास्तिक के साक्ष्य मिले हैं। अगली लाइन लिखो। हड़प्पा से एक स्त्री के पेट से हड़प्पा से एक स्त्री के पेट से उगता हुआ पीपल का पौधा का चित्रण मिला है। पीपल का पौधा का चित्रण मिला है, जिस आधार पर हम कह सकते हैं कि हड़प्पा से एक नारी से या महिला से पेड़ से उगता हुआ पीपल के पेड़ का चित्र मिला है, जिस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि हड़प्पा का पूजनीय वृक्ष पीपल का वृक्ष था। पीपल का वृक्ष था। आगे लिखो अगली लाइन में। हड़प्पा का सर्वाधिक पूजनीय पशु हड़प्पा का सर्वाधिक पूजनीय पशु कुबड़दार बैल था। कुबड़दार बैल था। लेकिन इसी में लिखो लेकिन हड़प्पा से गाय की कोई भी मृण मूर्ति नहीं मिली है। लेकिन गाय की कोई भी मृण मूर्ति नहीं मिली है। लिखो आगे। हड़प्पा से किसी भी नारी की हड़प्पा से नारी की पत्थर की मूर्ति प्राप्त नहीं हुई है। पत्थर की मूर्ति प्राप्त नहीं हुई है। अब अगला पॉइंट डालो आप, समाधान। जानते हो समाधान क्या होता है? समाधान जानते हो? जब एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो बॉडी है या उसका जो शरीर है उसको किस तरह से अंतिम संस्कार की क्रिया क्या होती है? जैसे कोई जलाता है, कोई दफनाता है, कहीं कहीं उसको दूर जंगलों में खुला छोड़ दिया जाता है। जब उसके शरीर को जंगली जानवर नोच लेते हैं और जो हड्डियां शेष रहती है उसे फिर दफना दिया जाता है या कहीं जला दिया जाता है। हड़प्पा में 3 प्रकार के समाधान थे। 3 प्रकार के समाधान प्रचलित थे। 1 नंबर पर था पूर्ण समाधान। पूर्ण समाधान। 2 नंबर पर था आंशिक समाधान। और 3 नंबर पर था समाधि समाधान। पहले लिखो आप समाधान। इसमें लिखो इस सभ्यता में 3 प्रकार के समाधान प्रक्रिया प्रचलित थी।
इस सभ्यता में 3 प्रकार के समाधान प्रक्रिया प्रचलित थी। पहला लिखो पूर्ण समाधान। इस सभ्यता से 3 प्रकार की समाधान प्रक्रियाएं प्रचलित थी। 1 नंबर पर लिखो पूर्ण समाधान। अब इसमें क्या करते थे, व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो उसे जला दिया जाता था, जो वर्तमान में हिंदू धर्म में किया जाता है। देखो इसमें इस प्रक्रिया में मनुष्य का अग्नि के द्वारा दाह संस्कार, इस प्रक्रिया में मनुष्य का अग्नि के द्वारा दाह संस्कार कर दिया जाता था। अग्नि के द्वारा दाह संस्कार कर दिया जाता था, अथवा उसे आयताकार कब्र में लेटाकर जमीन में दफना दिया जाता था, अथवा उसे आयताकार कब्र में लेटाकर जमीन में दफना दिया जाता था, जमीन में दफना दिया जाता था। और मृतक का सर उत्तर दिशा में होता था। या तो व्यक्ति को जला दिया जाता था या उसे कब्र में लेटाकर दफना दिया जाता था, लेकिन जो मृतक होता था उसका सर उत्तर दिशा में होता था। उत्तर दिशा में बात होकर बोलियो बात होती दक्षिण दिशा तो दक्षिण दिशा के मायने भाई कब्र मिली भाई आ रही थी। हां देखो आगे है ना सर 837। हां 837। परंतु 3 स्तनों से यह विशेषता नहीं पाई गई है। परंतु 3 स्तनों से यह व्यवस्था नहीं पाई गई है। कौन सी व्यवस्था? जो उत्तर की तरफ सरकते थे ना, वो लोथल में पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम में सर और पूर्व की ओर उसके पैर होते थे। लोथल में पश्चिम लिख लो, लोथल में पश्चिम, कालीबंगा में दक्षिण और रोपड़ में पश्चिम। रोपड़ में पश्चिम की तरफ ये सर होता था, कालीबंगा में दक्षिण की तरफ, लोथल में पश्चिम की तरफ। अब देखो आंशिक समाधान, आंशिक समाधान इसमें क्या करता था, अगर व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो उसे ले जाकर जंगल में छोड़ दिया जाता था। जब उसके शरीर को जंगली जानवर, चील, कोई भी लोग वो अपना भोजन बना लेते थे, और जो हड्डियां शेष रहती थी उसे लाकर या तो गाड़ दिया जाता था या जला दिया जाता था। लिखो इसमें इस प्रकार के समाधान में मनुष्य के शरीर को मृत्यु के बाद जंगल में छोड़ दिया जाता था, जंगल में छोड़ दिया जाता था। जब जंगली जानवरों के द्वारा उसके शरीर को नोच लिया जाता था, जंगलों में छोड़ दिया जाता था। जब जंगली जानवरों के द्वारा उसके शरीर को नोच लिया जाता था, जंगली जानवरों के द्वारा उसके शरीर को नोच लिया जाता था, और शेष रहे अवशेषों को लाकर
शेष रहे अवशेषों को लाकर या तो जमीन में एक मटके में, शेष रहे अवशेषों को लाकर या तो जमीन में एक मटके में गाड़ दिया जाता था या फिर जला दिया जाता था। या तो मटके में रखकर गाड़ दिया जाता था या फिर जला दिया जाता था। इसी कारण इसे कलश समाधान भी कहते हैं। कलश समाधान भी कहते हैं। कलश समाधान भी कहते हैं। 3 नंबर वाला लिखो, समाधि समाधान, जल्दी जल्दी लिखो। समाधि समाधान, समाधि समाधान, जल्दी लिखो, अगली क्लास स्टार्ट होने वाली है आपकी। समाधि समाधान, इसमें लिखो, इस प्रक्रिया में मनुष्य के शव को एक आयताकार कब्र के पास, आयताकार कब्र के पास, इस प्रक्रिया में मनुष्य के शव को एक आयताकार कब्र के पास अंडाकार कब्र बनाकर, अंडाकार कब्र बनाकर उसमें मनुष्य की प्रिय वस्तुओं को रख दिया जाता था। यानी शव के साथ मनुष्य की जो अंडाकार कब्र बनाकर उसमें शव के साथ मनुष्य की, उसमें शव के साथ मनुष्य की प्रिय वस्तुओं को रखा जाता था, जो सिंधु वासियों के आयताकार कब्र में एक अंडाकार कब्र बनाकर शव के साथ प्रिय वस्तुओं, उसकी प्रिय वस्तुओं को रख दिया जाता था, जो कि प्रिय वस्तुओं को रख दिया जाता था, जो कि सिंधु सभ्यता के लोगों द्वारा पुनर्जन्म के विश्वास को दर्शाता है। यानी कि मनुष्य के पास उसकी प्रिय वस्तुओं को रख दिया जाता था कि यह वापस जन्म लेगा और अपनी इन वस्तुओं को काम में लेगा। इसी कारण उसके वो वस्तुएं रख दी जाती थी। तो ये हो गया अल्पकालीन जन्म। कल हम पढ़ेंगे कृषि व व्यापार और उसके बाद सामाजिक व्यवस्था, लिपि पढ़ेंगे और सिंधु सभ्यता का पतन किस प्रकार हुआ है। तो कल हम लगभग पूरी सिंधु सभ्यता क्लियर कर देंगे और उसके बाद कभी भी आपका टेस्ट ले लिया।